This is called Montagu-Chelmsford Reform. This is called Montagu-Chelmsford Reforms. Act of 1919 is called Montagu-Chelmsford Reforms. ठीक है, Montagu-Chelmsford Reforms. अब क्या है 1919 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इसके पहले वाले में क्या था, इनडायरेक्ट इलेक्शन, और फ्रेंचाइज में क्या देखा था, नैरो फ्रेंचाइज. उसको हाईलाइट कर लेना, हाईलाइट दोस टू टर्म्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे गवर्नमेंट के सामने और भी बड़ा चैलेंज है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, और वो चैलेंज क्या है देखो. व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द गवर्नमेंट? चैलेंज नंबर 1, 1909 एक्ट failed to appease INC, failed to appease Indian National Congress. यानी कि INC लीडर्स आर स्टिल डिससेटिस्फाइड, अभी भी वो खुश नहीं है, दे आर स्टिल डिससेटिस्फाइड, INC लीडर्स आर स्टिल डिससेटिस्फाइड. ठीक है, और इसके साथ ही साथ क्या होता चला जा रहा है, व्हाट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट? Indian national movement, or you can say that growth and consolidation of nationalist feelings and sentiments. Nationalist feelings and sentiments, ये लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. ग्रोथ एंड कंसोलिडेशन ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स, ये भी हो रहा है. और सबसे बड़ी बात, अपने गांधी बाबा भी चले आए हैं. कहाँ से? साउथ अफ्रीका से इंडिया. बताइए आपको 1915, 1917 चंपारण अहमदाबाद धमाका मचाया वो, गुजरात गुजरात में. ठीक है, गांधी बाबा भी आ चुके हैं. ये अलग चैलेंज है अंग्रेजों के लिए, क्योंकि उनको पता है गांधी बाबा का तरीका, कैमरामैन साथ लेके चलते हैं और अकेले नहीं चलते हैं. ठीक है, स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस की पॉलिसी में बिलीव करते हैं. ओके, और इसके बाद क्या हो रहा है, ठीक है, और क्या चैलेंज है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने था? नेक्स्ट चैलेंज इज 1916 लखनऊ पैक्ट. सॉरी, यहाँ 1919, कई बार ऐसा हो जाता है, बोलता कुछ लिख कुछ और देता हूँ. ठीक है, 1916 लखनऊ पैक्ट आप लोग बता दिया करो, क्योंकि बाद में रिकॉर्डिंग्स जाती है ना, तो किसी को लगेगा कि मुझे ही नहीं आता है. ठीक है, लोग पार्ट क्लिप बना लेते हैं ना, तो अगर कुछ गलत बाई द वे हो जाए, क्योंकि बोलते समय हो जाता है, तो आप रिमाइंड करा देना. ठीक है, 1916 मतलब ऐसा बहुत रेयर होता है, बट कहीं एक दो जगह मुझे दिख जाता है कि कुछ बोल रहा हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया, तो फिर ORM वाली टीम है ना, तो आगे अपना काम करेगी. ठीक है, चलो 1916 लखनऊ पैक्ट. लखनऊ पैक्ट इज अ पैक्ट बिटवीन टू ग्रुप्स. एक क्या है, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, दोनों साथ साथ आ गए. और दूसरा पैक्ट क्या है, दूसरा क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, दोनों का एक ज्वाइंट सेशन है, वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस गेट्स रेडी कि वी आर डूइंग व्हाट, वी विल गिव टेम्पररी एक्सेप्टेंस टू द SES. यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कोशिश की मुस्लिम लीग को भी अपने साथ ले लेने, और वो मुस्लिम लीग को साथ लेने की कोशिश क्यों कर रहा है, ताकि इंडियन नेशनल मूवमेंट को और पावरफुल बनाया जा सके. ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन थिंग. प्लस देर इज वन मोर चैलेंज बिफोर द गवर्नमेंट, और वो क्या है कि ड्यू टू दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918, ठीक है, there are post war economic miseries. Due to this first world war, there are post war economic miseries, ये भी है. ठीक है, पोस्ट वॉर इकोनॉमिक मिजरीज. और इंडियंस भाई, इन्फ्लेशन है और कुछ भी है, तो इसके लिए दे आर फाइंडिंग, दे आर कंसीडरिंग हु इज रिस्पॉन्सिबल, ब्रिटिश गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल. तो इस वजह से एक जो कॉमन इंडियंस है, उनका भी गुस्सा किसके प्रति है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति. दे थिंक दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर मिजरीज. ठीक है ना, ये चीजें हैं. नाउ इन दिस सिचुएशन व्हाट विल हैपन, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज द चैलेंज. Now after 10 years they will have to bring the next set of legislative reforms. So this time they will promise Indian National Congress that this time we are going to accept all your pending political demands. तो कहेंगे इस बार आपकी सारी pending political demands को accept कर ली जाएगी. तो again दूसरा वादा झूठा वादा, that all your pending political demands will be accepted. 1998. Now we'll enter into the provisions. That provisions क्या थे? We are going to enter into the provisions of 1909 Act. Provisions of 1909 Act. ठीक है ना, 1909 Act. सॉरी 1919, हाँ, provisions of 1998. ठीक है, मेन provisions of 1998.
अब देखो क्या है, क्या क्या चीजें आएगी। अभी तक 1861 के बाद जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था, जिसको हम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कह रहे थे, देखो ध्यान से समझना, आईसीए 1861 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। Imperial Legislative Council was unicameral or bicameral? Tell me. It was unicameral. Simple. 1892 में भी क्या था? It was unicameral. था ना? 1909 it was unicameral. ये क्या था? Unicameral था, जिसको हम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कह रहे हैं, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल लेजिस्लेचर, or you can say that central legislative body. It was unicameral. 1909 तक वो क्या है? Unicameral. It is unicameral. But what will happen here? देखो, सबसे important change. By the Act of 1919, what we see that this Imperial Legislative Council or Central Legislature, this will become bicameral. पहला important point और highlight कर लो, very very important. This Imperial Legislative Council will become bicameral. Bicameral, ठीक है ना? Bicameral. Bicameral means what? System of two houses. जैसे आज पार्लियामेंट में लोकसभा एंड राज्यसभा, दिस इज व्हाट? सिस्टम ऑफ टू हाउसेस. तो बाई मीन्स टू, इट मीन्स व्हाट? सिस्टम ऑफ टू हाउसेस. फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज इंट्रोड्यूस्ड, सिस्टम ऑफ टू हाउसेस. अब यहाँ सिस्टम ऑफ टू हाउसेस में फर्स्ट विल बी द लोअर हाउस and the second will be upper house. First will be the lower house and the second will be upper house. First will be called Indian Legislative Assembly. अब lower house को क्या कहा जाएगा? This will be called Indian Legislative Assembly. Indian Legislative Assembly. And upper house will be called Council of State. Upper house will be called Council of State. Upper house will be called Council of State. ठीक है? In this lower house there will be 145 members. Lower house में कितने members होंगे? Total members will be 145. ठीक है? Total members will be 145. The upper house total members will be 60. ठीक है ना? Upper house में total members will be 60. Upper house में total members 60. ठीक है? लोअर हाउस जो है इसका ड्यूरेशन होगा, द ड्यूरेशन विल बी 3 years. The duration will be 3 years. And in upper house the duration will be 5 years. Duration of upper house will be 5 years. ठीक है ना? तो duration is 5 year. Here we see what duration is 3 year. Here we see duration is 5 year. ध्यान से समझना इस बात को. पहले जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी 1909 के एक्ट में, उसमें मैक्सिमम नंबर्स क्या था? 60 तक आप ले जा सकते हैं. और यहाँ पे कितना हो गया? अगर हम दोनों को जोड़ दें तो 145 प्लस 60 यानी ज्यादा हो गया. प्लस यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है कि देखो पार्लियामेंट जैसा स्ट्रक्चर इंडिया में भी हम डेवलप कर रहा है. लोअर हाउस, अपर हाउस, और क्या चाहिए आपको? ज्यादा आजादी आजादी मत करो. देखो लोअर हाउस, अपर हाउस, कितना बढ़िया स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया. तो फर्स्ट टाइम दे विल इंट्रोड्यूस दिस बाइकैमरल लेजिस्लेचर. ठीक है? अच्छा, जो ये हाउस है लोअर हाउस, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रेट्स कैसी होंगी? कहाँ से लोग चुन के आएंगे? तो ये आपको पता है, इलेक्ट्रेट्स विल बी वही जनरल इलेक्ट्रेट, स्पेशल इलेक्ट्रेट एंड कॉम्युनल इलेक्ट्रेट. ठीक है? तो लोअर हाउस में इलेक्ट्रेट्स विल बी, राइट दिस हियर इलेक्ट्रेट्स, यहाँ पे इलेक्ट्रेट्स क्या होंगी? इलेक्ट्रेट्स विल बी जनरल इलेक्ट्रेट्स, जनरल इलेक्ट्रेट्स, स्पेशल इलेक्ट्रेट्स एंड कॉम्युनल इलेक्ट्रेट्स. ये इलेक्ट्रेट्स होंगे, जनरल इलेक्ट्रेट, स्पेशल इलेक्ट्रेट एंड कॉम्युनल इलेक्ट्रेट. ठीक है? दीज आर द इलेक्ट्रेट्स, जनरल, स्पेशल एंड कॉम्युनल. ठीक है? इलेक्ट्रेट्स. उसके बाद शिकायत थी लोगों की कि ये कौन सा इलेक्शन है? इनडायरेक्ट इलेक्शन. गवर्नमेंट ने कहा डायरेक्ट इलेक्शन. यहाँ पर अब क्या होगा? डायरेक्ट इलेक्शन. तो राइट दिस, द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन was introduced for the first time. System of direct election was introduced for the first time. Very very important. ये सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करो. अभी अंदर हम जाएंगे डाटा में, बट पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं. सिस्टम ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन
was introduced for the first time. पहली बार आ गया system of direct election. Got it? System of direct election was introduced for the first time. Now what we see here, upper house council of state. ठीक है ना? अब देखो इस सिस्टम में क्या है, अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट में क्या है, ठीक है? तो वी सी दैट इन दिस सिस्टम ऑफ अपर हाउस, ठीक है, अपर हाउस में कौन लोग चुन के आएंगे, ठीक है? तो राइट दिस, हेरिडिटरी एरिस्टोक्रेसी एंड मर्केंटाइल एरिस्टोक्रेसी, बिजनेस क्लास, ठीक है, हेरिडिटरी एरिस्टोक्रेसी, मर्केंटाइल एरिस्टोक्रेसी, यहाँ पे कौन आ जाएंगे? राइट दिस, हेरिडिटरी एरिस्टोक्रेसी, जमींदार वगैरह लोग, हेरिडिटरी एरिस्टोक्रेसी, mercantile aristocracy, hereditary aristocracy, mercantile aristocracy, they will come here, hereditary and mercantile aristocracy. Got it? ठीक है? Now यहाँ पे अगर the people are coming from hereditary class and mercantile class selected, तो यहाँ पे universal adult franchise है कि नहीं? No, no universal adult franchise. This is what? Narrow franchise. This is what? इसी को हम क्या कहते हैं? Narrow franchise. This is called narrow franchise. This is called narrow franchise. Clear? Narrow franchise. इसके बाद एक और चीज याद रखो, यहाँ पे जो इलेक्शंस होंगे आगे मैं प्रोविंशियल इलेक्शंस के बारे में बताऊंगा, इट डज नॉट मीन दैट ऑल द पीपल हैव गॉट द राइट टू वोट, सबको वोटिंग करने का अधिकार नहीं था. इफ यू होल्ड सम प्रॉपर्टी, अगर आप कुछ कॉर्पोरेशन टैक्स दे रहे हो, ठीक है, उस केस में आपको वोट करने का राइट था. इट मींस राइट दिस, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं है. डायरेक्ट इलेक्शन, सिस्टम ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन है, बट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं है. Who is entitled to give vote? You can write if you want to write. Right? Who is entitled to vote? Who is entitled to vote? Who is entitled to vote? Vote कौन दे सकता है? Okay? So right, those people who have some minimum qualifications, like वोट कौन दे सकता है? मिनिमम क्वालिफिकेशंस. वोट देने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस है? पहला, ठीक है, रेजिडेंस, घर होना चाहिए इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम. मतलब जहां आप वोट दे रहे हो वहां आपका खुद का घर होना चाहिए, वो हाउस और रेजिडेंस इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम. वहां एक ईयर मेंशन होगा कि इतने साल से आपका घर एटलीस्ट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, हाउस फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, हाउस और रेजिडेंस फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम. Got it? House or residence for a minimum period of time. Second, payment of, दूसरी क्राइटेरिया, पेमेंट ऑफ मिनिमम म्यूनिसिपल टैक्स और इनकम टैक्स. अगर आप ये पे कर रहे हो, पेमेंट ऑफ मिनिमम म्यूनिसिपल टैक्स और इनकम टैक्स, पेमेंट ऑफ मिनिमम म्यूनिसिपल टैक्स और इनकम टैक्स, ठीक है. राइट, नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट सर्विस और गवर्नमेंट पेंशन, मिलिट्री पेंशन, ये हो अगर आपके पास, गवर्नमेंट, ओके, गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट पेंशन और मिलिट्री पेंशन, ठीक है, ये सारे क्राइटेरिया है, ठीक है, ऑल दीज आर द क्राइटेरिया. अब आप बताओ क्या इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहोगे क्या आप? यस और नो? टेल मी. नो. अच्छा, वुमेन का लिख लो, वुमेन. वुमेन वेर अलाउड टू वोट इन ब्रिटिश इंडिया इन 1921. 1921 women were allowed to vote in British India in 1921. 1921. In Bombay and Madras province, 1921 में पहली बार वोट किया. कहां पे? बॉम्बे और मद्रास प्रोविंस में. And that was confined only to some elite class and special cases. ठीक है, that was confined only to some elite class or some special cases. That was confined only to some elite class or to some special cases. That was confined only to some elite class or special cases. Special cases. Got it? अच्छा, ये आपको बताई हेरिडिटरी एरिस्टोक्रेसी, जमींदार लोग वोट देंगे. मर्केंटाइल एरिस्टोक्रेसी, रतन टाटा जैसे लोग वोट देंगे, ठीक है, मतलब उनकी फैमिली से जुड़े हुए. मर्केंटाइल एरिस्टोक्रेसी. अब आप ये बताओ कि 1919 एक्ट इंट्रोड्यूसेस व्हाट?
system of direct election with universal adult franchise, yes or no? No. So when you are reading statements you will have to be very alert. अब देखो ये चीजें हमें रटने पड़ती हैं और हम भूल जाते हैं कि 1909 में क्या था, 19 में क्या था, अब भूलोगे क्या? याद रहेगा ना, नैरो फ्रेंचाइजी और सिस्टम ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड. तो आई थिंक यू हैव गॉट दिस पॉइंट. ये बात तो आपको समझ में आई. दूसरा, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम विल बी कंटिन्यूड और नॉट. हाँ पहले ही बताया था इलेक्टोरेट्स में, मैंने थ्री कैटेगरीज बताई थी ना. जनरल इलेक्टोरेट्स, द सेकंड इज सेपरेट इलेक्टोरेट एंड द थर्ड इज कॉम्युनल इलेक्टोरेट. पहले से कॉम्युनल इलेक्टोरेट किसको दे रखा था? मुस्लिम्स को. अब और कॉम्युनल इलेक्टोरेट किसको दे दिया? सिख को, है ना. तो जनरल इलेक्टोरेट, कॉम्युनल इलेक्टोरेट एंड स्पेशल इलेक्टोरेट. ठीक है, अब सिख को भी दे दिया. मुस्लिम्स के लिए जो कॉम्युनल इलेक्टोरेट था उसको आपने क्या कर दिया? कंटिन्यू कर दिया. गॉट इट. तो कुछ बेसिक चीजें आपको पता चली. ठीक है, अब हम आते हैं दोबारा अपने टॉपिक पे. नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द मेन फ्रेम. ठीक है, प्लीज. अपर हाउस का तो ऑब्वियस है चेंज होगा ना. अपर हाउस में ये आ जाएगा ना, हेरिडिटरी एरिस्टोक्रेसी, मर्केंटाइल एरिस्टोक्रेसी. ठीक है. लोअर हाउस, पूछिए. लोअर हाउस, और उसमें भी क्या है कि अभी प्रोविंशियल काउंसिल से उसको जोड़ के देखना है. ठीक है ना. तो जब जैसे आपको प्रोविंशियल काउंसिल बताऊंगा तो दिस कॉन्सेप्ट विल बिकम क्लियर. इतना समझ में आया. और इसमें हमने क्या किया? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? informations. Which informations? Basic informations. कि system of direct election was introduced for the first time. Electorates में communal electorate है कि नहीं? Franchisee कैसी है? Bicameral legislature पहली बार कब आया? These are the important information. अब आप इसको समझ पा रहे हो. Now I am going to draw a main structure again, जिससे आप बेहतर relate कर पाओगे. जैसे हमने पहले जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था वो वही था ना. वन इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड द सेकेंड इज लेजिस्लेटिव काउंसिल. So now this legislative council or imperial legislative assembly has become bicameral. अब ये क्या हो चुका है? Bicameral. ठीक है, यही तो बताया आपको. Now this is bicameral system of lower house and system of upper house. Lower house imperial legislative assembly, upper house. ठीक है, ये चीज है. समझ गए आप? अभी तो यही पढ़ा ना कि अब ये क्या हो गया? Bicameral. ठीक है, पहली बार ये हो रहा है कि imperial legislative assembly is bicameral. But what are the changes in executive council? एक्ट ऑफ 1909 से एग्जीक्यूटिव काउंसिल का स्ट्रक्चर क्या था? टेल मी. एक्ट ऑफ 1909 से 5 याद है ना. तो देखो 1+5 के बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होगा 1919 में, एंड दैट विल बिकम 1+5+3. यानी कि दिस इज द न्यू स्ट्रक्चर. 1+5+3, इट मींस 1+8. दिस इज द न्यू स्ट्रक्चर. और देखो इंडियंस को अपीज करने का सुपर शॉट, और वो क्या है? Now the British government is saying that in executive council these additional 3 members will be Indian members. ये कौन लोग होंगे? Indian members. खुश हो जाओ. लेकिन इनको नॉमिनेट कौन करेगा? राजा बाबू. राजा बाबू तो देखो ये अलग ही रहता है. 1 1. ठीक है, ये लेके आएगा. तो देखो कैसे इंडियंस को अपीज किया. कहा इन, अब देख लो बेटा एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपना, देयर आर 3 इंडियन मेंबर्स. और क्या चाहिए? मेरी बात समझ गया. देयर आर 3 इंडियन मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल. आप कह रहे थे कि ब्रिटेन जैसा रिफॉर्म इंडिया में नहीं, अन ब्रिटिश रूल है. देखो अब ब्रिटिश रूल है. अब आपके यहाँ बाई कैमरल लेजिस्लेचर है. यू हैव द सिस्टम ऑफ लोअर हाउस, यू हैव द सिस्टम ऑफ अपर हाउस. ये दोनों आपके यहाँ है. आपके हमने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? ओके, डायरेक्ट इलेक्शन हमने इंट्रोड्यूस कर दिया. वी हैव इंट्रोड्यूस व्हाट? डायरेक्ट इलेक्शन. ये हमने इंट्रोड्यूस कर दिया. सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम हैज बीन रिटेन्ड. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम्स नाउ सिख आर आल्सो गिवन separate electorate system. This shows that we will never compromise in the case of what? Protection of minority rights. Minority rights के साथ हम कभी compromise नहीं होने देंगे. So this is our commitment for the minorities in India. Minorities के लिए हमारा commitment है. This is the point. Got it? Commitment for the minorities in India. ठीक है? This is the point.
Here this will be for 3 year and this will be for 5 year. ड्यूरेशन भी बता दी, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हालांकि ये प्रीलिम्स में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे टोटल इसमें लोअर हाउस में टोटल मेंबर्स कितने थे? 145। 145 थे ना। देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, दिस फैक्ट विल नॉट बी आस्क्ड इन एग्जाम। 42 और रिमेनिंग कितना हो गया? 3 और 01, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ना, 42 एंड 103। 42 वाज नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल। ये 42 को कौन करेगा? नॉमिनेट करेगा गवर्नर जनरल। अब आप समझ लो, कंट्रोल एकदम छोड़ना नहीं है, ठीक है। जैसे आप लोगों को मम्मी पापा कहते हैं भेजो दिल्ली, लेकिन एकदम निगरानी रखनी है, कंट्रोल बनाए रखना है, ठीक है, बच्चा हाथ से ना निकल जाए, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझे। 42 आर स्टिल नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल। वो किसको लेके आएंगे बताओ? अब जो जनरल इलेक्टोरेट्स है वो कितने सीट्स के लिए हो गई? 103। और इस 103 में भी डिवीजन हो गया, क्या? जनरल इलेक्ट्रेट, कॉम्युनल इलेक्ट्रेट, स्पेशल इलेक्ट्रेट, जो आपको पहले बता चुका हूं। तो आपस में ही लड़ो फॉर पॉलिटिकल पावर, ठीक है, कि मैं चला जाऊं काउंसिल में तो मैं चला जाऊं। इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन में एक दूसरे की बुराई करो, एक दूसरे पे कीचड़ उछालो, ठीक है, और हम मजे में। तो ये तो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का अप्रोच। ओके, गॉट इट। अब इसके बाद आ जाओ अपर काउंसिल में। फिर से ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा फैक्ट, बट इंपॉर्टेंट है। कैसे? टोटल मेंबर्स कितने थे? 60, ठीक है। अब इसमें भी कहानी क्या है? 26 प्लस 34। 26 विल बी नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल। यहाँ भी गवर्नर जनरल के लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। 26 आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल। नोट कर लेना, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये बस समझने के लिए है। 26 इज नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल। ये हो गई आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। मान लो हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं, कोई बिल इंट्रोड्यूस किया, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। मान लो इनकेस हमने बिल को अप्रूव भी कर लिया, तो जब बिल फाइनल फाइनल एक्सेंट किसकी होगी उस पे? गवर्नर जनरल की। तब वो एक्ट बनेगा, लेजिस्लेशन बनेगा। राजा बाबू गवर्नर जनरल हैज व्हाट? यहाँ पे भी है ना 1+। देखो क्या इसमें 1+8 होगा कि नहीं होगा? 1+8 के बाद ये है ना, यहाँ भी 1+8 के बाद है। तो दिस गवर्नर जनरल इज हैविंग व्हाट? द पावर टू वीटो, ठीक है। वीटो पावर है, उसके पास वीटो पावर है, प्लस उसके आदमी बैठे हुए हैं सारे के सारे, ठीक है, नॉमिनेटेड। नाउ यू आर गेटिंग सम पिक्चर, ठीक है। इसके बाद 1919 के एक्ट में, अच्छा, ये गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर अभी आया है कि पहले से चला आ रहा है? गवर्नर जनरल हैज ऑलरेडी द पावर ऑफ वीटो। अच्छा, यहाँ पे मोर इंडियन मेंबर्स आर इनकॉर्पोरेटेड, इट इज ट्रू। तो मोर इंडियन मेंबर्स अगर इनकॉर्पोरेट किए गए तो गवर्नर जनरल को 2 चम्मच बॉर्नविटा और पिलाओ। और कैसे पिलाओ? तो देखो, फर्स्ट टाइम वी सी हियर द गवर्नर जनरल गेट्स व्हाट? ओके, read this, the power of certification। पहली बार, this is a very important question for prelims, read this, governor general got the power of certification। पावर ऑफ सर्टिफिकेशन, ये हो गया बॉर्न बेटा। वीटो पावर तो पहले ही था, पावर ऑफ सर्टिफिकेशन भी मिल गया। पावर ऑफ सर्टिफिकेशन, पावर ऑफ सर्टिफिकेशन क्या है? पावर ऑफ सर्टिफिकेशन बताओ। इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूस अ बिल, if governor general will certify, then that bill will be introduced। पास करने के स्टेज तक की तो कहानी ही अलग है। पावर ऑफ सर्टिफिकेशन मींस व्हाट? अगर आपको कोई बिल, भाई कोई भी एक्ट बनाना है, इफ यू वांट टू मेक सम लॉ लेजिस्लेशन, तो पहले बिल तो लाना पड़ेगा ना। नाउ गवर्नर जनरल हैज द पावर टू सर्टिफाई दैट बिल। वो बिल को क्या करेगा? सर्टिफाई करेगा, ठीक है। तब आप उस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और अगर आपने इंट्रोड्यूस करा के उसमें उसको पास कराने की स्टेज तक आ गए, तो गवर्नर जनरल के पास ओवर राइडिंग पावर्स है। इफ यू विल से यस तो बिल विल बिकम एक्ट, इफ यू विल से नो तो बिल विल नॉट बिकम एक्ट। तो मतलब क्या है? मतलब ट्रेनिंग दे रहे हैं सर, और क्या है? जैसे मान लो यूपीएससी का है कि अब हम यूपीएससी का एग्जाम नहीं लेंगे और फिर भी मैं आपको पढ़ाए देता हूँ, तो बेवकूफ़ी है। यही बात एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स कह रहे थे कि भैया इसमें घुसे काहे पड़े हो तुम लोग लेजिस्लेटिव बॉडीज में। कहा गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर है, गवर्नर जनरल के पास पावर ऑफ सर्टिफिकेशन है, उसने अपने लोगों को बिठा रखा है नॉमिनेटेड एडिशनल मेंबर्स।
तो कर क्या लोगे आप काउंसिल में बहस करके? तो जो भी करना होगा काउंसिल के बाहर करना होगा, ठीक है। पार्लियामेंट्री मेथड्स की जगह कौन से मेथड्स यूज करने होंगे? व्हाट रिवॉल्यूशनरीज वर सेइंग? एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री टैक्टिक्स, बिकॉज दीज पार्लियामेंट्री टैक्टिक्स विल नॉट वर्क। इसमें क्या काम कर पाओगे आप? यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग दीज पार्लियामेंट्री। सो दिस इज कॉल्ड, नाउ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज सेइंग व्हाट? Yes to this parliamentary tactics. Revolutionaries are saying no to this parliamentary tactics. उन्होंने कहा साफ साफ दिख रहा है, अंधे को भी दिख रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई रिफॉर्म नहीं किया। स्टिल यू आर बिलीविंग इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस। कहा ऐसे तो देश आजाद होके रह गया, ठीक है। इसी में काउंसिल काउंसिल खेलते रहोगे, इलेक्शन लड़ते रहोगे और ब्रिटिश हमें बेवकूफ बनाते रहेंगे, ठीक है। इससे बेटर है कि हमें क्या करना चाहिए? एक फाइनल रिवॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। गॉट इट? दिस इज द पॉइंट। इतना समझ में आया? इज दिस क्लियर? सेंट्रल लेजिस्लेचर, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव क्लियर? नाउ 1919 के एक्ट में आई विल आल्सो डिस्कस विद यू अबाउट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो राइट दिस। Changes that were introduced in provincial government, this part is very important. Changes that were introduced in provincial government by act of 1919. Changes that were introduced in provincial government by act of 1919, ठीक है ना? Which changes were introduced in the provincial government, this we need to understand, ठीक है ना? Changes that were introduced by the act of 19। तो देखो, सबसे पहले जो यहाँ पे 1919 में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में चेंजेस है, इसको समझने के पहले आप ये समझो कि 1919 के एक्ट ने एक और चीज क्लियर कर दिया, और वो क्या है? जैसे सेंट्रल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, ठीक है, एंड रेसिडेंरी पावर्स, इसको भी क्लियर कर दिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है ना? यू कैन राइट हियर थ्री लिस्ट सिस्टम। थ्री लिस्ट सिस्टम पहली बार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट किस सब्जेक्ट्स को डील कर सकती है, ठीक है। दिस वाज मेड क्लियर, ओके। राइट दिस, फॉर द फर्स्ट टाइम वी सी व्हाट, ओके। इसी को हम कहते हैं, देखो, there are two aspects here. One is called, right, legislative devolution. One concept is called legislative devolution. Legislative devolution, ठीक है। Legislative devolution, it means what? The items on which center can legislate, provinces can legislate, now it was clearly demarcated. किस पे सेंटर कानून बना सकता है, किस पे स्टेट कानून बना सकती है, दिस वाज क्लियरली डिमार्केटेड। एंड नाउ द प्रोविंसेस were given, okay, rights that they can make legislations on certain subjects. This is called legislation devolution of power. इसके पहले क्या था? legislative centralization। अभी क्या है? legislative devolution, मतलब सेंटर कुछ स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स होंगे या लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे on which the center can legislate. There will be some specified subjects or list on which provinces can legislate, ठीक है ना? एंड रेसिडेंरी पावर्स किसके पास रहेगा? जिसने सबसे ज्यादा बॉर्नविटा पिया है, वो कौन है? गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल, 1+8, इसी के पास रेसिडेंरी पावर रहेगा। ऑब्वियसली जो सबसे पावरफुल है उसी के पास रेसिडेंरी पावर है। तो ये वाला स्ट्रक्चर आता है पहली बार, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम। अच्छा, गवर्नमेंट विल डू व्हाट? सेंट्रल लिस्ट में सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रख लेंगे कि नहीं? जैसे अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि 1919 के एक्ट से सेंट्रल लिस्ट में क्या था और प्रोविंशियल लिस्ट में क्या था, तो रट्टा नहीं मारना, आप गेस कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और आइटम्स को पहचाना, जैसे इफ आई से, ठीक है, डिफेंस किसके पास रहेगा? सेंटर। ट्राई टू मेक गेस, रट्टा नहीं मारना। इफ आई से कम्युनिकेशन किसके पास रहेगा? सेंटर। फॉरेन अफेयर्स किसके पास रहेगा? सेंटर। करेंसी किसके पास रहेगा? सेंटर। पोस्टल एंड टेलीग्राफ किसके पास रहेगा? सेंटर। पब्लिक डेट किसके पास रहेगा? सेंटर। तभी तो पहले कहते थे कि क्वेश्चन मत पूछो इससे रिलेटेड, ऑल सब्जेक्ट्स विल बी विद सेंटर। अच्छा, अगर मैं ऐसे कहूं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिम्मेदारी वाला काम है, किसके पास रहेगा? प्रोविंसेस। सैनिटेशन, साफ सफाई, किसके पास रहेगा? प्रोविंसेस।
पब्लिक हेल्थ किसके पास रहेगा? प्रोविंसेस। एजुकेशन किसके पास रहेगा? प्रोविंसेस। एग्रीकल्चर किसके पास रहेगा? प्रोविंसेस। फेमिन रिलीफ किसके पास रहेगा? प्रोविंसेस। गॉट दिस आइडिया? ठीक है। सो इन दिस वे द सब्जेक्ट्स वेर डिमार्केटेड। ठीक है, सब्जेक्ट्स को डिमार्केट किया गया, सेंट्रल लिस्ट एंड प्रोविंशियल लिस्ट, ऐसे डिवीजन हुआ। ठीक है, अब इसके बाद जो मैं चीज आपको बताना चाह रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये समझ गया ना, रेसिडेंटी पावर किसके पास होगा? राजा बाबू, गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल। और अभी इस काउंसिल में कितने मेंबर है? 1+8। दिस इज द स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट आई रिटेन हियर, चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो पहली बात समझ गए कि समझ गए आप कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज अ प्रोविंशियल लिस्ट जिसमें वो कानून बना सकते हैं। ठीक है ना? तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, देखो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट? इट मींस देयर आर प्रोविंसेस, जैसे मान लो कि बॉम्बे प्रोविंस हो गया, बॉम्बे प्रोविंस। गॉट इट? तो बॉम्बे प्रोविंस में क्या होगा? सेंटर में कौन है? गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल। प्रोविंस में कौन होगा? गवर्नर। जैसे आज हर स्टेट में एक गवर्नर होता है ना, सेंटर में प्रेसिडेंट है ना, राष्ट्रपति। ये वही वाला स्ट्रक्चर तो है जिसको हमने इनहेरिट किया है। तो प्रोविंसेस में क्या होगा? गवर्नर। और गवर्नर की हेल्प एंड सपोर्ट के लिए क्या होगी? गवर्नर एंड हिज काउंसिल। गवर्नर एंड हिज काउंसिल। अच्छा, काउंसिल के मेंबर्स वैरी करेंगे प्रोविंसेस में। मेरी बात समझ गया ना? कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ काउंसिल मेंबर्स। ओनली स्ट्रक्चर दैट यू नीड टू नो इज दैट प्रोविंसेस में क्या होगा? गवर्नर एंड हिज काउंसिल। ठीक है। इसी तरह से प्रोविंसेस में देयर विल बी अ पीएलए, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड इन दिस प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके, व्हाट विल हैपन? पहले तो गवर्नर एंड हिज काउंसिल एंड देन व्हाट विल हैपन? ओके, इलेक्शन होगा। तो इलेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दे विल आल्सो बी देयर। काउंसिल ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, काउंसिल ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ऐसे ही तो चलेगा ना लेजिस्लेटिव असेंबली में। मिनिस्टर्स भी है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी, और यहाँ पे क्या है? गवर्नर। अच्छा, यहाँ पे किसी सब्जेक्ट को गवर्नर रिजर्व कर सकता है, किसके लिए? गवर्नर जनरल के लिए। यानी अल्टीमेटली थ्रू द हेल्प ऑफ गवर्नर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज मेंटेनिंग कंट्रोल ऑन द प्रोविंसेस आल्सो। प्रोविंसेस पे भी गवर्नर्स की हेल्प से गवर्नर जनरल ने अपनी कंटिन्यू वो बना रखा था। ठीक है ना? दे हैव मेड देयर ओके कंट्रोल। एक और बात यहाँ पे समझो, अपार्ट फ्रॉम दिस लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन, फाइनेंशियल डिवोल्यूशन वाज आल्सो डन। फाइनेंशियल डिवोल्यूशन ये भी किया गया था। फाइनेंशियल डिवोल्यूशन, दिस वाज आल्सो done. Financial devolution means what? It is very simple. That complete separation of revenues between center and provinces. कि कौन सा रेवेन्यू सेंटर के पास जाएगा, कौन सा रेवेन्यू प्रोविंसेस के पास आएगा, दैट इज फाइनेंशियल डिवोल्यूशन। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस, दैट इज फाइनेंशियल डिवोल्यूशन। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू, ये सब कुछ होगा। गॉट इट? कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस। इतनी चीजें आपको समझ में आई? फाइनेंशियल डिवोल्यूशन, ये सेंट्रल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, ये आ चुका है। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट, बेसिकली प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अब इसमें एक प्रोविजन है, और वो प्रोविजन क्या है देखना। पहले ये लिख लो, फिर बाद में आपको क्लियर करता हूँ। रेड दिस एक्ट ऑफ 1919। इसमें क्या हुआ? रेड दिस, डायआर्की was introduced in the provinces. Diarchy was introduced in the provinces. इसका मतलब हमें समझना, we need to understand this concept. Diarchy was introduced in the provinces by the act of 1919. और यहीं पे एक और फैक्ट लिख लो जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एक्ट ऑफ 1935 में क्या हुआ? एक साथ एक बॉक्स में रहेगा तो देयर विल बी नो एनी कंफ्यूजन। यहाँ 2 points, there are 2 points. पहला क्या है? Diarchy was abolished in the provinces. Diarchy was abolished in the provinces. Diarchy was abolished in the provinces. और क्या हो जाएगा? Diarchy was introduced in the center. Diarchy was abolished in the provinces, and the second is diarchy was introduced in the center. प्रोविंसेस में डायआर्की को एबॉलिश कर दिया गया। ये सबसे पॉपुलर फैक्ट है प्रीलिम्स एग्जाम का। When you will practice question, you will find that this question have been asked multiple number of times.
डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंसेस बाय एक्ट ऑफ 1919। फिर आईएनसी ने अपोज किया इस डायरकी का, आईएनसी अपोज कहा कि यार ये रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है, डायरकी नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट एक्ट में गवर्नमेंट ने क्या किया, डायरकी को प्रोविंसेस से खत्म कर दिया, बट कहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया, सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दिया। लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट। Now we'll understand this concept. What is the concept of diarchy in the provinces and in the center? तो provinces में देखते हैं what is the concept of diarchy. तो देखो, it is very simple, ठीक है। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इसको दो हिस्सों में बांट दो। सबसे पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट डिवाइड दिस प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन टू हाफ्स, दो हिस्सों में बांट दो, ठीक है। एक हिस्सा किसके कंट्रोल में है, तो वन पार्ट इज इन द कंट्रोल ऑफ गवर्नर एंड हिज काउंसिल। गवर्नर एंड हिज काउंसिल, राजा बाबू के सब दोस्त हैं, बैठे हुए हैं स्टेट्स में भी, गवर्नर एंड हिज काउंसिल। सेंटर में कौन है, गवर्नर जनरल, दैट इज कॉल्ड वायसराय, ठीक है। एंड द सेकेंड पार्ट यू कैन राइट, ओके, सेकेंड इज गवर्नर एंड हिज, गवर्नर एंड हिज मिनिस्टर्स। मतलब यहाँ पे गवर्नर का भी स्ट्रक्चर हो गया, गवर्नर एंड हिज मिनिस्टर्स, गवर्नर एंड हिज मिनिस्टर्स, दो पार्ट में हमने बांट दिया, गवर्नर एंड हिज काउंसिल एंड गवर्नर एंड हिज मिनिस्टर। दिस इज व्हाट लेजिस्लेटिव बॉडी एंड दिस इज व्हाट अ काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। बट यहाँ पे हम एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव नहीं लिख रहे हैं, समझेंगे इस चीज को, गवर्नर एंड हिज मिनिस्टर्स, गवर्नर एंड हिज काउंसिल, ठीक है। अब ये काउंसिल का स्ट्रक्चर अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग होगा, यहाँ तक कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स दैट विल आल्सो डिफर इन वेरियस स्टेट्स, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग एनी नंबर, मैं यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिख रहा हूँ। हियर मिनिस्टर्स मींस व्हाट, इलेक्टेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स, यू कैन राइट इलेक्टेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्टेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्टेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, इलेक्टेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स। अब दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बताया आपको कि सेंट्रल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड रेजिडेंट पावर, ये डिवीजन हो चुका है ना, गॉट इट। इट मींस इन प्रोविंशियल लिस्ट देयर विल बी सब्जेक्ट्स और द आइटम्स, देयर विल बी सब्जेक्ट्स और द आइटम्स ऑन विच प्रोविंसेस कैन मेक लेजिस्लेशन, प्रोविंसेस लेजिस्लेशन बना सकता है। डायआर्की का मतलब यह है कि प्रोविंशियल लिस्ट को भी दो टुकड़ों में तोड़ देना, दो हिस्सों में बांट देना। डाई मीन्स टू, आर्की मीन्स रूल, रूल ऑफ टू। इट मीन्स रूल कहां हो पा रहा है, प्रोविंशियल लिस्ट पे ही तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कानून बना पाएगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैन मेक legislations on provincial list and the point here is right, okay, diarchy, diarchy, diarchy. Here it means provincial list has been divided into, provincial list divided into two categories, divided into two categories. Provincial list subjects, provincial list subjects divided into two categories. We have divided provincial list subject into two categories. One is called reserved list. One is called a reserved list, and the second is transferred list. One is called reserved list, and the second is called transferred list. यानी प्रोविंशियल लिस्ट में जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको भी हमने दो पार्ट में बांट दिया। वन वी आर कॉलिंग इट रिजर्व लिस्ट एंड द सेकंड इज वी आर कॉलिंग इट ट्रांसफर्ड लिस्ट। अब देखो क्या है, those subjects which are in reserve list, who can make legislation on this, governor and his council, they are reserved for governor and his council. And those subjects which will be in transferred list, who can make legislation on the subjects that are given in transferred list, तो governor and his ministers, ठीक है। यानी कि प्रोविंशियल लिस्ट सब्जेक्ट्स हैड बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, पूरे सब्जेक्ट्स को दो हिस्सों में बांट दिया। One part is called reserved list. Why reserved? Because it is reserved for governor and his council, ठीक है। Transferred list, the subjects, the power to legislation has been transferred to ministers. Ministers यही तो है, इलेक्शन होगा तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ आएंगे, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स, और इलेक्टेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ कानून बना सकते हैं, ट्रांसफर्ड लिस्ट में बना सकते हैं। अब एक बात बताओ कि पहले ही सेंटर में सारा
इंपॉर्टेंट है वो कहाँ चला गया, सेंटर के पास। अब जो प्रोविंसेस के पास बचा, प्रोविंसेस में सब प्रोविंशियल लिस्ट के सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स किसके पास चले जाएंगे? नाउ जस्ट अ सिंपल गेस that the most important subjects among the provincial list will go to where? Reserve or transferred? Reserve. अब देखो जितना फायदा वाला चीज है वो सब कहां डाल दो, रिजर्व लिस्ट में। जैसे लैंड रेवेन्यू, पुलिस, जस्टिस, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, माइंस, फैक्ट्री, सब किधर ले आओ, रिजर्व लिस्ट में। कितना आसान है। ओके, अब गेस भी कर सकते हो। ये अगर क्वेश्चन आया कि बताओ डायरकी में रिजर्व लिस्ट में कौन सा और ट्रांसफर लिस्ट में, तो ऑन द बेसिस ऑफ द इंपॉर्टेंस यू कैन इजीली गेस कि लैंड रेवेन्यू यहाँ पे ले आओ, पुलिस लेके आओ, माइंस लेके आओ, फैक्ट्रीज लेके आओ, राइट, इरिगेशन लेके आओ। ओके, लैंड रेवेन्यू, पुलिस, माइंस, इरिगेशन, ठीक है। जस्टिस सिस्टम लेके आओ, जस्टिस सिस्टम लेके आओ, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस जरूरी है क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस की मदद से नेशनलिस्ट फीलिंग्स प्रमोट की जाती है, तो प्रिंटिंग प्रेस लेके आओ। दे ऑल विल बी इन द रिजर्व लिस्ट। ट्रांसफर्ड लिस्ट में क्या आएगा, जो जिम्मेदारी का काम होगा, जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यहाँ के क्या लेके आ जाओ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेके आ जाओ, सैनिटेशन लेके आ जाओ, हेल्थ लेके आ जाओ, एजुकेशन लेके आओ। यानी कि अगर एजुकेशन ठीक नहीं है तो हु इज टू बी ब्लेम्ड? आप ही, आप अपने नेताओं को ब्लेम करो। ब्रिटिश गवर्नमेंट विल से हम क्या कर सकते हैं यार, तुमने कहा आजादी, हमने दे दिया आजादी। नाउ योर रिप्रेजेंटेटिव्स आर लुकिंग आफ्टर हेल्थ, योर रिप्रेजेंटेटिव्स आर लुकिंग आफ्टर सैनिटेशन, योर रिप्रेजेंटेटिव्स आर लुकिंग आफ्टर एजुकेशन। हमसे क्यों शिकायत कर रहे हो? तुम आजादी मांग रहे थे, हमने दे दिया। दिस इज द प्लान ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब आप समझ पाए कि एक तरफ क्या करो, इफ यू आर आस्किंग फॉर ओके मोर रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स दो। मतलब वही कहानी है जो मैं एक बार बताया था कि आकाश की आदत क्या है, जब भी अपने दोस्त के बर्थडे में जाते हैं तो एक गिफ्ट लेके जाते हैं, फिर दोस्त के साथ फोटो वोटो खिंचवा लेते हैं, फिर उसके बाद दो थप्पड़ लगा के उसको छीन लेते हैं, कहते हैं अब दे दे, काम हो गया, कल दूसरे दोस्त का बर्थडे है। मतलब एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से क्या कर लो, वापस ले लो। दो तो फोटो वोटो खिंचवा के सोशल नेटवर्किंग साइट पे डालो और फिर दोबारा वापस लो, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट इज डूइंग द सेम, ठीक है। तो ये समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में देयर इज अ कैटेगरी ऑफ सोर्स दैट इज कॉल्ड प्रशस्तीज, ठीक है, बताया भी आपको। तो लोगों को ये लगता है कि प्रशस्ति में व्हाटएवर हैज बीन रिटन इन द प्रशस्ति, हिस्टोरियंस राइट ऑन द बेसिस ऑफ दैट। हिस्टोरियंस क्या कहते हैं, प्रशस्ति में क्या लिखा गया है, हमारा ध्यान इस पे नहीं रहता है। प्रशस्ति में क्या छुपाया गया है, हमारा ध्यान इस बात पे रहता है। उसको भी बेस बनाते हैं हम हिस्ट्री लिखने का। गॉट इट? ध्यान से समझो इस बात को, ठीक है। कि प्रशस्ति में तो भाई, इफ देयर इज अ रूलर एंड रूलर वांट टू वैलिडेट द पावर एंड इफ यू आर द पोएट एट दैट टाइम, तो आप क्या करोगे, उसकी बुराई करोगे क्या? ठीक है। मीडिया की तो आजकल हिम्मत नहीं पड़ती कुछ कहने की, ठीक है, तो वो तो समुद्रगुप्त का जमाना था। सो हिस्टोरियंस से दैट we also take into care that what has not been written in the prashasti, what has been concealed, on the basis of that also we want to derive the historical information। तो बहुत ये पर्दे के पीछे वाली चीजें हैं जो अगर आप समझोगे तो you will realize that why Indians were discontented and why revolutionary spirit was being promoted। सुभाष चंद्र बोस को ये समझ में नहीं आएगा क्या, बताओ? इंडियन सिविल सर्विसेज, पढ़े लिखे थे ना वो सुभाष चंद्र बोस, ये तो उनको तुरंत समझ में आ जाएगा। कहेंगे क्या चल रहा है भाई, ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगो। दैट्स व्हाई सुभाष सेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नेहरू सेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड डायआर्की इन द प्रोविंसेस। तो एग्जाम के लिए आपको क्या इसमें क्वेश्चन आ सकता है? द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, दे कैन आस्क कि ट्रांसफर्ड लिस्ट में क्या है, रिजर्व लिस्ट में क्या है, तो यू कैन मेक सम गेस। अगर आपने एक या दो को गेस के बेसिस पे पकड़ लिया तो आंसर इजीली कर लोगे, ठीक है। बट अगर आप सोचोगे कि रट्टा मार के जाएं, पता चला आपने 10 सब्जेक्ट्स याद किए, उसने उसके बाद वाला पूछ लिया, बियॉन्ड पूछ लिया, तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, दैट्स व्हाई इसे रीड करो, और जब आप रीड करो यू विल बी एबल टू गेस स्मार्टली। वो केवल और केवल पढ़ने के बाद होगा, ठीक है। चलिए, दिस इज क्लियर। अच्छा, प्रोविंसेस की बात कर रहे थे तो इन दिस टाइम when this act of 1919 was introduced there were 8 provinces। total number of provinces क्या थे? 8। जिसमें आपको पता है 8 provinces तो बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, ये तो होगा ही होगा, ठीक है। यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, ये भी होगा, यू ऑल नो दिस। इसके बाद क्या आ जाएगा?
बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, तो एक उड़ीसा को भी हमें लिखना होगा, उड़ीसा विल बी ऑल्सो देयर, ठीक है। देन पंजाब विल बी देयर, पंजाब। देन एक और है दैट इज असम, नॉर्थ ईस्ट में असम, असम, ठीक है, असम, ठीक है। सो दीज आर द प्रोविंसेस। तो उस समय टोटल 8 प्रोविंसेस हैं। गॉट इट। अच्छा, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर क्या है, यूनिकैमरल है कि बाई कैमरल है 1919 के एक्ट में? सो इट इज यूनिकैमरल। याद रखना कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स वेर यूनिकैमरल, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स वेर यूनिकैमरल, ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेचर क्या है, इट इज यूनिकैमरल और बाई कैमरल, बताओ। ओके, बाई कैमरल। विच काइंड ऑफ इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 1919 के एक्ट से? Which kind of elections will be introduced? Some key points. These are the key points for the exam. Direct or indirect? So the answer is direct election. ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन था। 1909 के एक्ट से कैसा था? इनडायरेक्ट इलेक्शन। SES was continued or not? You will say that yes, SES continue होगा और extension भी है, ठीक है। मुस्लिम्स के अलावा सिख को भी SES दिया गया। This has been done. What about the electorates? Electorates were divided or not? You will say yes. जनरल इलेक्ट्रेट्स, स्पेशल इलेक्ट्रेट्स एंड ओके कॉमनल इलेक्ट्रेट्स, ये इलेक्ट्रेट्स थे। व्हाट अबाउट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडेल्ट फ्रेंचाइजी, ये था कि नहीं कॉन्सेप्ट? आंसर इज नो, द फ्रेंचाइजी वाज वेरी लिमिटेड, इट वाज नैरो फ्रेंचाइजी। इफ समवन आस्क व्हाट वाज द नैरो फ्रेंचाइजी, यू कैन इजीली एक्सप्लेन, ठीक है, यू कैन इजीली एक्सप्लेन, ओके। अब काउंसिल मेंबर्स को कुछ ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे, यस, तो राइट दिस। ये क्या है, 1919 के काउंसिल में क्या हो गया, द काउंसिल हैज फाइनली बीन enlarged, right? Okay, now the members, okay, could ask question, could ask questions. Second point, could ask supplementary questions, could ask questions. Second point, could ask supplementary questions, supplementary questions भी पूछ सकते हैं, could ask supplementary questions, right? Next point, they can move resolutions, they can move resolutions, okay, right? Next point, they can initiate legislations also, they can initiate legislations also, but only after the approval of, बताइए आपको, they can initiate legislations also, right? Next point, they could even reject the budget, but कुछ नहीं होना है, एक डू और अनडू वाला बटन होता है ना कंप्यूटर में, वही पावर है गवर्नर जनरल के पास, गवर्नर जनरल कैन रीस्टोर इट, यू कैन रिजेक्ट द बजट, गवर्नर जनरल कैन रीस्टोर इट, आप जो भी करोगे एक बटन दबाएगा, अनडू हो गया, काम खत्म, ठीक है। सो गवर्नर, तो अब आप बताओ कि ऑन वन साइड गवर्नमेंट इज गिविंग इंप्रेशन कि हमने इतने सारे आपको अधिकार दिए, हमने इंडियंस को इनकॉर्पोरेट किया, आप रेजोल्यूशंस ला सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन बिल कब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? पावर ऑफ सर्टिफिकेशन भी तो दे दिया, बिल इंट्रोड्यूस करके लेजिस्लेशन बनेगा तो वीटो पावर भी तो है उसके पास, बजट को रिजेक्ट करेंगे तो वो रीस्टोर भी तो कर सकता है। That's why 19 second phase revolutionary activities will say that we will have to follow extra parliamentary pressure or the tactics, these things will not work. अब आप रिलेट करना है इस चीज को कि क्यों सेकेंड फेज में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज कह रही है कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। याद है जेल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, ओके, दे आर सेइंग व्हाट, क्या एनसी शुड मेक इट क्लियर that we want complete independence from the British rule. Why? Because in this imperial structure, independence जैसी कोई चीज तो है ही नहीं. In the name of independence, we are still subjugated to the British rule. Now, what will happen? What will the impact of this Act of 1919? Will it be able to appease INC leaders? No. This has not fulfilled the pending political demands. So, what will happen? This will result in dissatisfaction. Now there is a dissatisfaction among the rulers. और 1919 के बाद क्या हो जाता है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एंड दैट इज व्हाट, ओके, 1922, 1922 फर्स्ट ग्रेट मास मूवमेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट ग्रेट मास मूवमेंट ऑफ इंडिया, स्वदेशी मूवमेंट क्या था? फर्स्ट मास मूवमेंट, एंड दिस इज व्हाट, फर्स्ट ग्रेट मास मूवमेंट ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी. And here what we see, religious unity was seen, wider participation of masses was seen, and here the goal of Indian National Congress is very clear, that is Swaraj.
moderate meaning as well as extremist meaning, both has been incorporated. So obviously this will have some pressure on the British government कि Indians ने अब क्या है, national feelings काफी consolidate हो रही है, ठीक है. This happened. Then again elections will be conducted. अब सबको पता है कि 1919 के basis पे elections, 1920, 23, 26, you all know this, ठीक है. आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, काउंसिल एंट्री वाला इशू सब आपको पता ही है. स्वराज पार्टी विल कम, देन हियर वी सी व्हाट, स्वराज पार्टी पॉलिटिक्स. 1929 तक व्हाट वी सी, स्वराज पार्टी पॉलिटिक्स. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, यू ऑल नो दिस, ठीक है. अब 1919 एक्ट में देयर वाज अ प्रोविजन दैट आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर व्हाट विल हैपन, न्यू एक्ट विल बी इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है. प्रीवियस एक्ट विल बी रिव्यूड, re-examined, है ना, and according to the needs, okay, new the demands of Indian people will be incorporated, और हम एक नया एक्ट लेके आएंगे, that will be the next act. तो 1919 में ये प्रोविजन था. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन नेक्स्ट एक्ट कब आना चाहिए था, 1929 में, बट ऐसा नहीं हुआ. हमें पता है कि क्यों नहीं हुआ. रीजन इज दैट 1927 साइमन कमीशन कम्स. साइमन कमीशन का काम क्या है, to review and re-examine Act of 1929 and to give further recommendations that how the Indian demands could be incorporated in the next act. But we all know that Simon Commission बनने के बाद क्या शुरू हो जाता है, एंटी साइमन एजुटेशन. यू ऑल नो दिस. इसके बाद एंटी साइमन एजुटेशन के बाद क्या होता है, ओके, दैट 1930 Simon Commission will submit its report. On this report, discussions will be conducted in London in the form of RTCs. Total 3 round table conferences were concluded. ये भी आपके साथ में क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, 1930 to 1932. All you know. In this period again we see second mass movement, that is the civil disobedience movement. यहाँ civil disobedience movement भी हो जाता है 30 से 34, ठीक है. सेकेंड आरटीसी के बाद गवर्नमेंट अनाउंस रैमजे मैग्नल नाउ कॉम्युनल अवार्ड. दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, बट इंडियंस ने उस अवार्ड को लेने से मना कर दिया. पूना पैक्ट, यू ऑल नो दिस. एंड फाइनली व्हाट विल हैपन, द आउटकम ऑफ आरटीसीज, outcome of all the discussions in the RTCs will appear in the form of Government of India Act 1935. Now we have to discuss about the provisions of Government of India Act 1935. क्या provisions थे? This we need to discuss. ठीक है ना? What are the provisions? We all know all the developments. इसके पहले क्या हुआ? We all are familiar with this. So now we are coming to the provision. क्योंकि already मैं बहुत डिटेल में ये चीजें पढ़ा चुका हूँ. ठीक है ना? तो अब देखो क्या होगा. मेन प्रोविजंस वी आर गोइंग टू डिस्कस कि क्या क्या चेंजेस आते हैं. ठीक है. तो देखो पहले से एक जो अपोजिशन था मुद्दा वो क्या था कि डायरकी इन प्रोविंसेस, इसको लगातार इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या कर रही थी, अपोज कर रही थी कि डायरकी लाने का कोई मतलब नहीं है. आप कह रहे हो कि यू हैव इंट्रोड्यूस्ड अ काइंड ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस. यू आर क्लेमिंग दैट प्रोविंसेस में इंडियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर रनिंग द गवर्नमेंट, बट दैट इज नॉट द केस. प्रोविंसेस में रिजर्व लिस्ट जिसकी वजह से गवर्नर एंड हिज काउंसिल का इंटरफेरेंस है.